और देख लो बच्चों एक बात, जब तक एक रीजन नहीं रहेगा लाइफ में कोई चीज करने का, तो वो चीज बोरिंग हो जाती है। तो केमिस्ट्री पढ़ने का क्या रीजन है, चलिए हम लोग पहले ये जानते हैं। और एक बार आपको रीजन पता चल गया कि केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, तो ये सब्जेक्ट खुद ब खुद इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, और फिर मार्क्स तो दौरे दौरे आपके पीछे आएगा। तो चलो आप लोग सभी तैयार हैं, स्टार्ट किया जाए? यस, नो? यस सर। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो केमिस्ट्री की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ मैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा डेफिनेशन शेयर कर लेता हूं कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। देखो बेटा, केमिस्ट्री जो होता है ना, इट्स बेसिकली ये पढ़ाई होती है मैटर की। ओके, अब कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है मैटर को डिफाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं? मैटर को डिफाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या होते हैं? कौन बताएगा मुझे? हैव मास एंड वॉल्यूम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैटर को डिफाइन करने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल होता है, मास और वॉल्यूम। तो बालकों, मैं आपको बता दूं एक बात, केमिस्ट्री पढ़ाई उन चीजों का है जिसके पास कुछ मास होती है और वो कुछ जगह ऑक्युपाई करता है। तो चलो एक छोटी सी मैं आपकी नॉलेज को भी चेक कर लेता हूं। मास का एसआई यूनिट क्या होता है बालकों? कोई बता दो मुझे जरा सा। केजी। केजी। गुड, वेरी गुड। वॉल्यूम की एसआई यूनिट? वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो केमिस्ट्री बेसिकली पढ़ाई है मैटर की। और मैटर की क्या चीज की पढ़ाई है कि मैटर क्या चीज से बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और मैटर जिन चीजों से बना हुआ है वो किस तरह से उस सिस्टम के अंदर में अरेंज्ड है, और मैटर की क्या प्रॉपर्टीज है। और साथ में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मैटर में जो बदलाव आती है, मतलब मैटर जो रिएक्शंस करते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ाई होती है मैटर की, और मैटर से रिलेटेड हर कुछ चीजों की पढ़ाई हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये सब्जेक्ट के बारे में तो पता चल गया होगा कि ये सब्जेक्ट क्यों हम पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सा इमेज है आपके सामने में। आप लोगों को ये इमेज दिख रहा है क्या? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये इमेज को देख रहे हो क्या से, अपने आंखों से देख रहे हो कि नहीं देख रहे? यस सर, देख रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़ा प्यारा सा हरियाली सा इमेज है, नेचर का इमेज है। इसको देखने के लिए आप लोग अपने आंखों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं जो ये इमेज दिखा रहा हूं, इसके पीछे कुछ केमिस्ट्री है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इसके पीछे कुछ केमिस्ट्री है क्या? या आपकी आंखें कोई भी चीज को देखती है, उसके पीछे कुछ केमिस्ट्री है क्या? बिल्कुल है। मैं यदि आपको कोई भी चीज दिखा रहा हूं केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, तो उसका केमिस्ट्री से डायरेक्ट रिलेशन है। हमारी आंख जिस प्रिंसिपल पे वर्क करती है उसके पीछे केमिस्ट्री है। ये जो नेचर में हरियाली चारों ओर जो देख रहे हो, इसके पीछे भी केमिस्ट्री है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब एक और इमेज दिखाता हूं, ये साग सब्जी हम लोग खाते हैं ना, क्या इसके पीछे कुछ केमिस्ट्री है? क्या आपको लगता है कि केमिस्ट्री के टीचर कोई चीज दिखा रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई केमिस्ट्री होगा कि नहीं होगा? स्टूडेंट्स, होना चाहिए। तो चलिए देखेंगे, ये डॉक्टर्स के पीछे क्या केमिस्ट्री होगी? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जब मैं ये दिखा रहा हूं आप लोगों को। ट्रांसपोर्ट, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, देश के एक कोना से दूसरा कोना बहुत सारे सामान पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट के पीछे क्या केमिस्ट्री है?
हमारी स्केलेटल सिस्टम, दिस इज आवर स्केलेटल सिस्टम, इसके पीछे में क्या केमिस्ट्री है। तो मतलब मैं आपको इतने सारे इमेज दिखा रहा हूं, हमारी स्केलेटल सिस्टम, डॉक्टर्स, नेचर, साग सब्जियां इत्यादि, तो इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, पहले हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप कोई भी चीज अपने चारों ओर जो देखते हो, आपको मालूम है आप कैसे देख पाते हो, अपने आंखों से देखते हो, और आपके आंखों में एक केमिकल सीक्रेट होती है जिसका नाम होता है रेटिनल। ये एक केमिकल आपके आंखों में सीक्रेट होती है जिसका फॉर्मूला होता है C20H28O। अब ये वाला केमिकल आपके आंखों में सीक्रेट नहीं होगा तो आपका आंख लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब मुझे एक बात बताओ, यदि आपकी आंख लाइट नहीं एब्जॉर्ब करेगी तो क्या आप चीजों को देख सकते हो? बताना मुझे, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। यदि आपकी आंखें लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो आप कोई भी चीज को नहीं देख सकते हो। और यही केमिकल हमारे आंख में जो सीक्रेट होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये केमिकल आपके आंख में सीक्रेट नहीं होगा तो लाइट आपके आंखों में एब्जॉर्ब नहीं होगी और आप चीजों को नहीं देख सकते। तो आपके विजन के पीछे केमिस्ट्री है। आप प्रकृति के जो भी सुंदर चीज को देख रहे हो अपनी आंखों से, उसके पीछे केमिस्ट्री है। दिस इज दिस केमिकल रेटिनल। आपके फीलिंग्स भी मालूम है केमिकल से कंट्रोल होते हैं। जैसे कि आप कभी भी खुशी फील करती हो या करते हो, इट्स बिकॉज ऑफ अ केमिकल नोन एज सेरोटोनिन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C10H12N2O। बच्चों, ये केमिकल यदि आपके अंदर में सीक्रेट नहीं होगा ना तो आपको खुशी फील होगा ही नहीं। आपके अंदर में खुशी फील करवाने के पीछे यही केमिकल होती है, सेरोटोनिन। इसकी बैलेंस शरीर में गड़बड़ाती है तो इंसान डिप्रेशन में जाने लग जाता है। नेक्स्ट, और आपके साथ में बात करूं तो देयर इज अ केमिकल नोन एज डोपामीन। ये जो डोपामीन केमिकल है, यदि मैं इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को बताऊं, इट्स C8H11NO2। डोपामीन केमिकल को बोला जाता है द मोटिवेशन केमिकल। आपको मोटिवेशन देती है ये केमिकल। जैसे आप IIT निकालना चाहते हो, आप मेडिकल निकालना चाहते हो, और यदि आपके अंदर में दृढ़ संकल्प है कि आप निकाल लोगे और उस हिसाब से आप मेहनत करते हो, तो ये केमिकल की बैलेंस सही रहेगी आपके शरीर में। और यदि इस केमिकल का बैलेंस आपके शरीर में बिगड़ा हुआ है तो मतलब आप उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हो, इसलिए ये केमिकल ने अपना बैलेंस को बिगाड़ लिया है। ये केमिकल आपको मोटिवेटेड रखता है, और आप अपने सोच को यदि दृढ़ रखोगे तो आपकी IIT, आपकी मेडिकल निकलेगी और ये केमिकल की बैलेंस परफेक्ट रहेगी आपके शरीर में। यदि और एक केमिकल का बात करूं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का यदि मैं केमिकल फॉर्मूला जरा आपके सामने डिस्कस करूं तो इट्स C43H66N12O12S2। थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, आपको रटना नहीं है, बस ये जान लो कि ये ऑक्सीटोसिन केमिकल जो है वो मदद करता है आपको सोशल बॉन्ड्स बनाने में। आपको जो प्यार फील होता है अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति, आपके दोस्तों के प्रति, या हम इंसानों के बीच में जो बॉन्ड होता है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस केमिकल ऑक्सीटोसिन। तो बालकों, मुझे बताओ, क्या थोड़ा मोड़ा आपको समझ आ रहा है कि केमिस्ट्री हमारे जीवन में है कि नहीं है? बताओगे? Yes, sir. है ना? चलिए, क्या बाकी बच्चे बोल नहीं रही हैं? बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, जितने बच्चे हैं यहाँ पे? यस तो सर, बीच में Yes, sir, बोल, दे रही है। केमिस्ट्री हमारे जीवन में है। ओके, व्हाट सपोर्ट अस, हमें क्या सपोर्ट करता है? बोन्स, बोलने का मतलब स्केलेटल सिस्टम। अब मुझे एक बात बताना, हमारे बोन्स को जो स्ट्रेंथ मिलता है वो किस केमिकल के वजह से मिलता है? Calcium. कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कौन बच्चा मुझे कैल्शियम फोस्फेट का फॉर्मूला बताएगा? कौन बच्चा? CaPO4.
बोलिए बेटा। CaPO4। CaPO4 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए बालक आप। कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है और फॉस्फेट की वैलेंसी PO4 3- होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर Ca3PO4 ब्रैकेट 2। वेरी गुड। कैल्शियम फोस्फेट हमारे हड्डियों को मजबूती देती है। अब मुझे एक बात बताओ बालकों कि यदि आपके शरीर में ये कैल्शियम फोस्फेट नहीं रहेगा तो आपका क्या स्केलेटल सिस्टम सही से खड़ा रहेगा? बिल्कुल नहीं खड़ा रहेगा। तो आप जो देख रहे हो उसके पीछे केमिस्ट्री है, आप जो फीलिंग है आपका उसके पीछे केमिस्ट्री है, आपको जो चीज सपोर्ट करके रखा है उसके पीछे केमिस्ट्री है। चलिए और देखते हैं, हम जो खाना खाते हैं, साग सब्जियां, हम खाना क्यों खाते हैं? प्रोटीन्स के लिए, विटामिन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट्स के लिए। अब मुझे बताओ, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स क्या होते हैं? केमिकल्स तो होते ही है ना। तो यदि हमें खाना से ये प्रोटीन विटामिन नहीं मिलेगा तो हम तो खाना नहीं खाएंगे। तो हम लोग जो खाना खाते हैं बेसिकली केमिकल्स के लिए खाते हैं। तो व्हाट वी ईट इज बेसिकली केमिकल्स इन फूड। यदि फूड्स में केमिकल्स नहीं रहेंगे तो हम खाना ही नहीं खाएंगे, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा फिर। तो खाना हम जो खा रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ केमिकल्स। वर्क वी डू, जो हम काम करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हमारे शरीर में वो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है और ग्लूकोज को हम लोग बर्न करते हैं, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और साथ में एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी से तो हम काम करते हैं। तो मुझे बताना, आपके बॉडी में यदि ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं होगा, ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो एनर्जी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ केमिस्ट्री है। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरा जगह आप जाते हो तो गाड़ियों में क्या जलता है? पेट्रोल डीजल जलती है। तो पेट्रोल डीजल का कंबशन होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और वो चीज बर्न होती है, तब जाके एनर्जी मिलता है और गाड़ी के चक्के घूमते हैं। तो गाड़ी के अंदर यदि केमिकल रिएक्शन वाला, कंबशन वाला रिएक्शन नहीं होगा तो गाड़ियां में कहां से एनर्जी आएगी चलने की? तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट। अभिजीत, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप कुछ मत बनाओ, ओके, अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक्ड, ओके। ट्रांसपोर्ट भी जो चल रही है इट्स बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो फ्यूल में कंबशन रिएक्शन होता है। मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस दूर कर रहा है, इंसान के पेन को खत्म कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि डॉक्टर आपको सिर्फ देख ले और डॉक्टर आपको दवाइयां नहीं देंगे तो क्या आप ठीक हो जाओगे? जल्दी से मुझे बताना। डॉक्टर यदि आपको दवाई नहीं देगा तो आप ठीक हो जाओगे क्या? हाँ ना, बिल्कुल नहीं, नहीं ठीक होगे। तो कहीं ना कहीं दवाइयां जो आप खा रहे हो दे आर केमिकल्स। दवाइयां क्या होते हैं? वो तो केमिकल्स ही होते हैं। तो बच्चों, आपके जीवन में आपके लिए आंख बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके फीलिंग्स इंपॉर्टेंट चीज है, आपके हड्डियां तो हैं ही, आप जो खाना खा रहे हो उसके पीछे में केमिस्ट्री है, आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे में केमिस्ट्री है, चारों ओर जो गाड़ियां देखते हो उसके पीछे में केमिस्ट्री है, और मेडिकल साइंस आज बीमारियों से लड़ रहा है तो उसके पीछे केमिस्ट्री है। आप अच्छे डॉक्टर्स बनोगे, फ्यूचर में दुनिया का पेन को खत्म करोगे, तो इस सब्जेक्ट पे कमांड तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो मुझे बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको कुछ भी रीजन मिला केमिस्ट्री अपने लाइफ में पढ़ने का? हाँ या ना, मुझे बताओ। यस सर। बस एक ही बच्चे को लग रहा है और किसी बच्चे को नहीं लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ने का? Yes, कोई? sir. यस सर। ओके, तो चलिए, केमिस्ट्री का तो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है और इसको हमें पढ़ना जरूरी है, ये चीज तो हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री के वंडरफुल जर्नी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, छोटी सी क्वेश्चन है बालकों आप लोगों के सामने में, व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ? हर कुछ आपके चारों ओर जो है वो क्या से बना हुआ है? वो क्या से बना हुआ है? मुझे कौन बताएगा? Matter. हाँ, हम बोल सकते हैं
हमारे चारों ओर हम जो कुछ भी देखते हैं, जो भी मैटर्स देखते हो, वो तो एटम से बने हुए हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर कुछ, मैं बना हुआ हूं एटम से, आप बने हुए हो एटम से, जो मोबाइल में आप मुझे देख रहे हो वो बनी हुई है एटम से, ये पेन बना हुआ है एटम से, हर कुछ बनी हुई है एटम से। तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, तो दुनिया में हर चीज जब एटम से बनी हुई है, तो हर चीजों की प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है? जैसे कि एक सिंपल देखो, ये वाला जो देख रहे हो ना बच्चों यहाँ पे, दिस इज सोडियम को हम लोगों ने पानी में डाला है। सोडियम को यदि आप पानी में डालते हो बच्चों, तो मुझे एक बात बताना कि क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलता है। जल्दी से देखते हैं, आपकी केमिस्ट्री में जरा सा चेक कर ले रहा हूं, क्या क्या प्रोडक्ट आपको बोलिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, और बहुत ज्यादा हीट निकलता है, यहां तक आग पकड़ लेता है, मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट ये रिएक्शन होता है, वेरी फास्ट ये रिएक्शन। ओके, अब वही ये जो लोहा देख रहे हो, लोहा को भी यदि ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हो तो वो पानी के साथ स्लो रिएक्शन करता है और उसमें रस्टिंग होती है। कौन बच्चा मुझे रस्ट का फॉर्मूला बताएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको नहीं याद है क्या? भूल गए क्या? Fe2O3. Fe2O3 and Fe2O3 and Don't know. XH2O. यस, जब आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो Fe2O3 डॉट XH2O बनता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ओके, तो बेसिकली ये प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस नहीं है, एक स्लो प्रोसेस है। मतलब सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से वेरी फास्ट, इट्स अ वेरी फास्ट रिएक्शन। वहीं आयरन की रिएक्शन बहुत स्लो है। अब गोल्ड मुझे बताओ, गोल्ड मानो पानी में पड़ा हुआ है, तो क्या पानी के साथ गोल्ड की कोई रिएक्शन होती है कि नहीं होती है? कौन मुझे बताएगा? बिल्कुल नहीं, गोल्ड पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो आपके सामने बस यही सिंपल क्वेश्चन है कि सोडियम भी बनी हुई है एटम से, आयरन भी बना हुआ है एटम से, और गोल्ड भी बना हुआ है एटम से। तो तीनों का रिएक्शन एक ही चीज के साथ डिफरेंट तरीके से क्यों हो रही है? सर क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है आउटरमोस्ट शेल में। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। इसका सिंपल सा आंसर यही है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। हर एलिमेंट के एटम जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। बोलने का मतलब, एटम के अंदर में जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, ये सिंबल्स होता है, ये प्रोटॉन का सिंबल P प्लस, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E माइनस, न्यूट्रॉन का सिंबल 0 n 1 लिखते हैं या सिर्फ n लिखते हैं। तो एटम के अंदर में ये जो तीन इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है वो सबके अंदर में डिफरेंट है, और सबके अंदर में डिफरेंट है उसके वजह से सबके एटम्स डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हो, जैसे कि सोडियम ले लो, सोडियम यदि मैं ले लिया 11, ठीक है ना, तो इट्स 281। तो सोडियम के अंदर में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, और ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी सोडियम लूज कर देता है ताकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और वो बहुत रिएक्टिव होती है। और वहीं मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन का फॉर्मूला के नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 और 8 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन और गेन नहीं करने जाता है, और जिसके वजह से वो रिएक्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एटम के अंदर में जाके ये चीज को देखें कि उसके अंदर में कितना सब एटॉमिक पार्टिकल है, और साथ में वो सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरह से अरेंज्ड है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन।
तो कहीं ना कहीं एटम के अंदर में हम लोग जा रहे हैं और एटम की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब तक आप एटम के अंदर में नहीं जाओगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम को नहीं समझोगे, तो क्या आप चीजों के प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो? मुझे बताना, क्या आप चीजों के प्रॉपर्टी को समझ सकते हो? मुझे बताना। जल्दी से स्टूडेंट्स, मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूं मुझे बताना कि क्या आप चीजों की प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो बिना एटम के अंदर एंटर किए? यस, हमें एटम के अंदर में जाना ही पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर में कितना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, उसके अंदर में वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, तभी जाके हमें एक पर्टिकुलर चीज का प्रॉपर्टी समझ आएगा। तो केमिस्ट्री में बेसिकली हमें चीजों के प्रॉपर्टीज को यदि समझना है तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो जानना ही पड़ेगा, हमें एटम को बढ़िया से समझना पड़ेगा ही। यदि हम लोग एटम को बढ़िया से नहीं समझेंगे एटम के अंदर जाके, तब तक चीजों के प्रॉपर्टी को हम नहीं समझ सकते। तो आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री के हर चीज को हम लोग बहुत बढ़िया से समझ लेंगे यदि हम लोग एटम को बढ़िया से समझ लेते, क्योंकि एटम से ही हम चीजों के प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। तो ये चैप्टर को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाकी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर आपके सामने है। केमिस्ट्री पढ़ने का तो रीजन आपको मिल ही गया, और केमिस्ट्री में जितने सारे चैप्टर्स होते हैं उसके बारे में भी जान लेना कि उसको पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ने का ये इंपॉर्टेंस है कि जब तक हम लोग एटम्स के अंदर में नहीं झांकेंगे चीजों के प्रॉपर्टीज को हम नहीं समझ सकते। तो चलिए एटम के अंदर में एंटर करते हैं और एटम को अच्छा से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ा जाए। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो बच्चों, आप लोगों को तो ये पता चल गया ना कि आपके लाइफ में केमिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? फिर से पूछ रहा हूं। यस सर। है ना? तो चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले मैं एक टॉपिक आपके साथ बात करना चाहता हूं, इमेजिंग एटम्स। यदि एटम को देखने की बात होती है, एक इंडिविजुअल एटम को देखने की बात होती है, तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि एटम कुछ इस प्रकार का स्फेरिकल होगा। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एक इंडिविजुअल एटम को जब देखोगे तो वो एटम ऐसा स्फेरिकल नहीं दिखता है, ऐसा एटम नहीं दिखता है। दूसरी कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने अभी तक गेन करके रखा होगा, मुझे बताना, एटम को देखने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे? माइक्रोस्कोप। एटम को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यस, किसी बच्चे ने सही आंसर दिया। माइक्रोस्कोप बोलने का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोप नॉर्मली यूज करती है लाइट को, और कोई भी माइक्रोस्कोप जो लाइट के मदद से चीजों को जूम करता है, उस माइक्रोस्कोप से आप एटम को नहीं देख सकते। एटम को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। एटम को देखने का जो तरीका है, इट्स थ्रू a technique that is known as scanning, tunneling, माइक्रोस्कोप। एटम को देखने का तरीका है इस माइक्रोस्कोप से, स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप। ये क्या है नहीं है इसके डेप्थ में नहीं जाना है। आप लोग जब सीनियर क्लासेस में जाओगे, रिसर्च में जाओगे, तब इसके बारे में डेप्थ में पढ़ोगे। बट ये जान लो, एटम को देखने का जो डिवाइस होता है वो होती है STM, और STM टेक्निक से यदि एटम को देखा जाए तो एक एक एटम आपको इस तरह कुछ दांत के जैसा दिखेगा।
इस तरह कुछ दांत के जैसा दिखेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आयरन एटम्स, एक एक आयरन एटम्स ऑन कॉपर सरफेस रखा हुआ है। कॉपर के सरफेस पे एक एक आयरन के एटम को हम लोग रखे हैं। तो जब एक एक एटम को आप विजुअलाइज करोगे तो वो स्पेरिकल नहीं बट इस प्रकार दांत के जैसा आपको दिखेगा, एक एक इंडिविजुअल एटम। ओके, तो अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट को हटा देना कि एटम को जब देखा जाएगा तो वो बिल्कुल स्पेरिकल दिखेगी, वो स्पेरिकल नहीं दिखेगी, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ओके, और एटम को लाइट वाले माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। तो सबसे पहले ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले चलो एटम को समझने के लिए जो सालों से, अरसों से प्रयास चला था कि एटम कैसा होगा, वो जानने की कोशिश करते हैं कि एकदम बिगनिंग के दिनों में, एकदम स्टार्टिंग के दिनों में एटम को कैसे वो वर्ड आई, एटम के बारे में क्या बोला गया, वो देखते हैं। एकदम 2500 साल पीछे चलो, कुछ 2500 साल पीछे 400 BC में डेमोक्रेटस नाम के एक साधु संत ने, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था उन्होंने, बट उन्होंने जस्ट ऐसे अपने एक्सपीरियंस से बोला था कि मैटर जो होती है वो बनी होती है छोटी छोटी इंडिविजुअल पार्टिकल से। डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो 400 BC में डेमोक्रेटस ने बोला था कि मैटर बनी हुई है छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल से, जिसको हम लोग एटम्स बोल सकते हैं। आज के दिन में उनको एटम बोला जाता है। तो डेमोक्रेटस ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया कि मैटर बनी हुई है छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल से, जिसको आप एटम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल ने बड़ा एक अजीब गरीब बात किया। उन्होंने बोला कि मैटर जो होती है वो बनी होती है 5 तत्वों से। वो 5 तत्व क्या है? एयर मतलब हवा, वाटर मतलब जल, अर्थ मतलब पृथ्वी, फायर मतलब अग्नि, स्काई मतलब आकाश। उन्होंने बोला कि दुनिया में कोई भी चीज 5 तत्व एयर, वाटर, अर्थ, फायर और स्काई से मिलके बना हुआ है, बट इनके थ्योरी के कोई प्रूफ नहीं मिले और इनका थ्योरी को टोटली रिजेक्ट कर दिया गया। फिर समय जैसे ही आगे बढ़ा, 1806 और 1810 के बीच में डाल्टन ने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया, दैट इज नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, उन्होंने बोला था कि मैटर बनी हुई है छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से, मतलब एटम को और फर्दर आप सब डिवाइड नहीं कर सकते हो। डाल्टन ने बोला मैटर बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकल से, और वो पार्टिकल्स जिसको हम एटम बोलेंगे उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट बच्चों मुझे एक बात बताना, क्या हम लोग एटम्स को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। Yes. कर सकते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फर्दर सब डिविजन है एटम का। तो इनका थ्योरी तो ऑब्वियसली फेल हो गया, बट इन्होंने जो थ्योरी दिया था और सबसे स्टार्टिंग में दिया था, इसलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, उन्होंने बोला था कि एटम्स सेम एलिमेंट के हर एक रेस्पेक्ट में सेम रहेंगे। जैसे कि मान लो आपने एक कैल्शियम का पत्थर लिया, तो कैल्शियम का पत्थर बना हुआ है कैल्शियम के छोटे छोटे एटम्स। ओके, मानो ये पत्थर कैल्शियम का आपने इंडिया से लिया, और एक कैल्शियम का पत्थर आपने पाकिस्तान से लिया, वो भी बने हुए हैं छोटे छोटे कैल्शियम के एटम से। इंडिया वाला कैल्शियम का एटम और पाकिस्तान वाला कैल्शियम का एटम में कोई डिफरेंस होगा क्या? क्या कोई डिफरेंस होगी? इंडिया वाले कैल्शियम के एटम में No, sir. कोई डिफरेंस नहीं होगी, क्योंकि एटम सेम एलिमेंट के हर रेस्पेक्ट में सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हर रेस्पेक्ट में डिफरेंट होगी।
मेरा एक क्वेश्चन है, कैल्शियम का एक पत्थर लो, उसका एक एटम लो, आयरन का एक पत्थर लो, उसका एक एटम लो, क्या कैल्शियम का एटम और आयरन के एटम में कोई सिमिलैरिटी होगी क्या? बिल्कुल नहीं, उनमें डिफरेंस होगी। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी यही बोलता है कि एक प्रकार के चीज में सारे एटम सेम रहते हैं और अलग अलग प्रकार के चीज में सारे एटम डिफरेंट हैं। ओके, उन्होंने एक और चीज बोला था कि कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करती है एक फिक्स्ड रेशियो में। कंपाउंड्स आपस में कंबाइन, जब एक कंपाउंड बनता है, जब एक कंपाउंड बनता है तो उन्होंने बोला कि एटम्स कंबाइन करती है फिक्स्ड रेशियो में। जैसे सोडियम क्लोराइड बना, तो सोडियम क्लोराइड बना तो 1:1 रेशियो में सोडियम और क्लोरीन की कॉम्बिनेशन हुई। अल्युमिनियम क्लोराइड बना तो 1:3 रेशियो में कॉम्बिनेशन हुई। सोडियम ऑक्साइड बना तो 2:1 के रेशियो में कॉम्बिनेशन हुआ। तो उन्होंने बोला कि जब भी कंपाउंड्स बनेंगे तो वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करके ही बनेंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड बनेगा तो वो हमेशा 1:1 ही रेशियो में बनेगा। कभी भी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl2 नहीं हो सकता। ओके, एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो बनेगा उसकी फॉर्मूला फिक्स्ड रहेगी और एटम्स एक पर्टिकुलर रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। थ्योरी का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो बोलता है कि एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स की सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिर्फ एटम इधर से उधर होता है और कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में ना ही एटम्स क्रिएट ना ही एटम डिस्ट्रॉय होते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको जरा समझ लीजिए आप लोग कि मान लो एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन करती है HCl से, क्या प्रोडक्ट होगा? जल्दी बताना मुझे, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? NaCl plus H2O. NaCl plus H2O। मुझे एक बात बताना, इस रिएक्शन में क्या हुआ? Na यहां से उठा, Cl यहां से उठा, आपस में कंबाइन हो गया, NaCl बन गया। डबल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन और OH आपस में कंबाइन किया और वाटर बन गया। तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एटम ने इधर उधर किया, क्या कोई नया एटम क्रिएट हुआ या कोई एटम डिस्ट्रॉय हो गया? ऐसा कुछ हुआ क्या इस रिएक्शन में? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एटम अपने आप को रीऑर्गेनाइज किए हैं और केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम की रीऑर्गेनाइजेशन होती है। ओके, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम की रीऑर्गेनाइजेशन होती है, एटम्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अंडरस्टूड? तो ये डाल्टन की थ्योरी थी जो आप लोग सिंपल में पढ़े हुए हो, बट ये सारे पुराने दिनों की बात थी जो कहीं ना कहीं बहुत सारा चीजों में ड्रॉबैक्स निकला और चीजें फेल हो गई। बट चलिए, आप आज एटम को जिस रूप में देखते हो, इट इज बिकॉज ऑफ दीज ग्रेट साइंटिस्ट जो आपके सामने दिख रहे हैं। कोई भी बच्चा इनमें से इनको पहचानता है क्या? हु इज दिस पर्सन? कोई भी बच्चा इनको पहचानता है क्या? हु इज ही? और इन्होंने एटम को क्या कंट्रीब्यूशन दिया था? कोई बच्चा बता सकता है क्या मुझे? हु इज ही? देखो बालको, इनका नाम है जे थॉमसन। नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? यस सर। यस। तो जे थॉमसन ने क्या की खोज की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था 1897 में। देखो, अब जितने साइंटिस्ट के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, इन सबके डिस्कवरीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, और जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो एटम को बहुत अच्छा से हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले एटम का एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल को पता करने में किसी ने अपना योगदान दिया था, तो जे थॉमसन ने, जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट, कोई इनको पहचानता है क्या? सेकंड पर्सन को? व्हाट इज हिज नेम? बच्चों, आप लोग साइंस पढ़े हो ना कि 10th में खाली मतलब इंग्लिश और हिंदी पढ़ते थे? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज बोलोगे? आप लोग रदरफोर्ड का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो?
मुझे बताना, सुने हो? अब रदरफोर्ड ने एटम का क्या चीज का खोज किया था आप सभी को मालूम है, जल्दी से मुझे बता दो क्या का खोज किया था? स्टूडेंट्स प्लीज बताना है आंसर। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया था, न्यूक्लियस। 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया था और उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस एक जगह है जहां पे प्रोटॉन्स रिसाइड करती है। ओके, द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज मिलिकन। इनका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इनका नाम है मिलिकन, द ग्रेट साइंटिस्ट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर किया था। एक लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट चला था 1906 और 1914 के बीच में, जहां पे रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है उसका खोज किया था। अब कौन बच्चा मुझे बताए चार्ज कितना होता है जल्दी से? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है फटाफट? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। आपका नाम क्या है? आपने काफी आंसर्स दिए हैं, क्या नाम है आपका? मोमिता। मोमिता, वेरी गुड। तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो मिलिकन ने बताया था। अब इनको सब पहचानते होंगे, गेस कर सकते हो कि इनका नाम क्या होगा? आप गेस कर सकते हो इनका नाम क्या होगा? नील बोर। नील बोर, इनका नाम है नील बोर। और नील बोर का फेमस मॉडल आप लोगों ने पढ़े हुए हो, बोर मॉडल ऑफ एन एटम, जहां पे बोर ने बोला था के सेल, एल सेल, एम सेल, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और ये वाली मॉडल आई थी 1913 में। ओके, सारे डिटेल्स में पढ़ने हैं इस चैप्टर में, सबके डिस्कवरीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ने हैं। और फिर उसके बाद आप एटम को बहुत बढ़िया से समझ लोगे, और एक बार एटम को अच्छे से समझ लोगे तो आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट वन इज लुइस डी ब्रोगली। इनका नाम है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने एटम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। अभी बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि डी ब्रोगली ने एक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी थ्योरी दिया था, जो थ्योरी एटम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो 1924 में आई थी। और इसको हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ जान लो कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन साइंटिस्ट के मदद से हमें एटम के बारे में पता चला। नेक्स्ट इज ग्रेट स्क्रॉडिंजर, एरविन स्क्रॉडिंजर। इन्होंने एक फेमस इक्वेशन दिया था, दैट इज नोन एज द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, जिसके मदद से इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड सारे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस मोशन से रिलेटेड सारा कैलकुलेशन हम लोग स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन से करते हैं, जो 1926 में आई थी। और फिर उसके एक साल बाद ही हाइसेनबर्ग ने तो एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट ने नील बोर के थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। नील बोर का जो प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़े हो ना बेटा, वो पूरी तरह से गलत प्रूव कर दिया हाइसेनबर्ग ने। हाइसेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नील बोर के हिसाब से क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड घर में घूमेगा, के सेल, एल सेल, ऐसे सेल्स में घूमेगा। बट हाइसेनबर्ग ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है बताना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा एटम के अंदर में। ये प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आई 1927 में। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरीज है, जब आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और फिर एटम का जो तीसरा इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है, 1932 में एक साइंटिस्ट ने खोज किया था। उस साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को मालूम है? जल्दी से मुझे उस साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए आप लोग, बोलिएगा। चैडविक। चैडविक, यस, वेरी गुड बेटा। बेटा आपका नाम क्या है, जल्दी से बता दीजिए। सर मोमिता। मोमिता, फिर आवाज बदल के आंसर देती हो क्या मोमिता? चलिए ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में
जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया। तो ये सारे चीज, जितना चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं, सारे थ्योरीज को एक एक करके हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और जब हम लोग इन सारे थ्योरी को पढ़ लेंगे तो हम लोग एटम को अच्छे से समझ लेंगे। लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और आप लोग भी जरा पानी पी सकते हो। ओके, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, इस एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया था, इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। कैथोड रे क्या होता है पहले आप जान लो। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलने का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब इकट्ठे ट्रेवल करते हैं तो उसको हम कैथोड रे बोलते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यदि हाई स्पीड में ट्रेवल करते हैं तो उनको हम लोग कैथोड रे बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड में जब ट्रेवल करेंगे तो उनको हम बोलते हैं कैथोड रेज। तो किस तरह इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ देखते हैं हम लोग। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया था, ये वाला एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया था। ओके, और उस हार्ड ग्लास ट्यूब को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि जे थॉमसन ने जो हार्ड ग्लास ट्यूब लिया था उसको क्या बोला जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब। सो दिस वन इज द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था और दूसरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। जो नेगेटिव से कनेक्टेड रहती है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड रहते हैं उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। उन्होंने इस ट्यूब के अंदर में एक साइड में जिंक सल्फाइड का कोटिंग मार दिया था। एक साइड में जिंक सल्फाइड का कोटिंग मार दिया था। ओके, अब एक्चुअली जिंक सल्फाइड का कोटिंग कहीं पे रहता है ना, तो उस पे कोई पार्टिकल यदि हिट करता है आके तो एक ग्लो आता है। ओके, ये जिंक सल्फाइड का कोटिंग पे यदि कोई पार्टिकल आके हिट करेगा ना तो उस पे एक ग्लो आएगी। ओके, दिमाग में एक और चीज रखना है कि ये जो एनोड वाली टर्मिनल थी, एनोड वाले टर्मिनल में उन्होंने छोटा छोटा होल कर दिया। एनोड वाली टर्मिनल फुल कंप्लीट नहीं थी, उसमें छोटा छोटा होल्स था। ओके, गॉट इट। और इसके अंदर में उन्होंने गैस भर दिए थे। इसके अंदर में उन्होंने गैस भर के रखा था। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ आई। एक ग्लास ट्यूब लिया था, उसके अंदर में कैथोड और एनोड लगे हुए हैं। एक साइड में जिंक सल्फाइड लगी हुई है। जिंक सल्फाइड इसलिए लगा हुआ है कि कोई पार्टिकल हिट करेगा तो एक साइन आएगा, एक चमक आएगा। और बहुत हाई वोल्टेज लगाया गया था, वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया था। और साथ में इस ट्यूब के अंदर में एक वैक्यूम पंप लगी हुई थी। वैक्यूम पंप क्या करता है, इसके अंदर से ज्यादा हवा को निकाल देता है। इसके अंदर में ज्यादा हवा नहीं रखनी है, इस एक्सपेरिमेंट में हवा कम रखनी है ताकि एयर का प्रेशर कम रहे, प्रेशर लो रहे अंदर में। तो आपसे पूछी जाएगी कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी। एयर कम रखा गया था जिससे लो प्रेशर है ट्यूब के अंदर में, और वोल्टेज को काफी हाई रखा गया था, 10,000 वोल्ट के आसपास। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप लोगों को समझ आ गई। देखो, एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, जो गैस होते हैं अंदर में, जो गैस भरी हुई है, ठीक है ना, गैस बनी होती है एटम से। गैस बनी होती है एटम से, आप सभी को मालूम है गैसेस भी एटम से बने होते हैं। उसके अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन भी होती है, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है ना। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ के रखता है। एक पल के लिए मानो कि मैं बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता हूं,
बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता हूं, तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है इसके प्रति वो खत्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इससे फ्री होके बाहर निकल जाती है। ठीक वही चीज हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में कि गैसेस जो बने हुए हैं एटम से हाई वोल्टेज अप्लाई करने से उसकी जो न्यूक्लियस की प्रति अट्रैक्शन थी वो खत्म हो गई थी और गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया था। और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, इसलिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट के तरफ भागा था और पॉजिटिव प्लेट के ओर जब भागा तो जिंक सल्फाइड वाला जो स्क्रीन लगा हुआ था उस पे जाके हिट किया और उस स्क्रीन पे एक चमक आई। तब जाके समझ आया कि गैसेस जो बने हुए हैं एटम से, ओके, उनमें से कोई पार्टिकल्स निकला है और वो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है इसलिए पॉजिटिव प्लेट के तरफ गया है और जिसके चलते एक चमक आ रही है। इस प्रकार कैथोड रे का खोज हुआ, ओके, और ये पता चला कि ये पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो चलिए कैथोड रेस के कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं जिसके दम पे थॉमसन ने बोला कि उस पे नेगेटिव चार्ज होगी। चलिए, थॉमसन ने सबसे पहले बोला कि ये जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो ट्रेवल करेंगे स्ट्रेट लाइन में। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैथोड रेस मतलब जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रही है एक साथ, तो उसके तहत कौन कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं कैथोड रेस के। तो कैथोड रेस ट्रेवल करती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कैथोड से एनोड तक, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के ओर जा रही है। ओके, जैसे कि आप एक इमेज में देखो, इस इमेज में देखो, ये वाला मान लो एक गैस ट्यूब है, मतलब ग्लास ट्यूब है, सॉरी, ये वाला ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर में गैस भरी हुई है, हाई वोल्टेज लगाया गया है, कैथोड है और एनोड है, तो बीच में गैस के एटम्स होंगे। अब गैस के एटम में जब ये हाई वोल्टेज को ऑन किया गया तो क्या देखा गया कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गई और वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये होल से पास होते हुए आगे बढ़ा और स्क्रीन पे जाके हिट किया है जहां पे जिंक सल्फाइड लगा हुआ है। और जिंक सल्फाइड वाले स्क्रीन पे आपको एक ग्लो मतलब चमक दिख रही है। ओके, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो ग्लास ट्यूब है ये कुछ इस प्रकार का था, इसके अंदर में गैसेस भरे हुए थे, हाई वोल्टेज देने से गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए और इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हुए स्क्रीन पे हिट किया, तो हमें पता चला कि कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। गॉट इट? अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मानो इस गैस ट्यूब के अंदर में मैं हाइड्रोजन गैस भरता, तो हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो बनता है H+ और इलेक्ट्रॉन माइनस। मानो मैं ऑक्सीजन गैस लेता हूं, ऑक्सीजन गैस से मानो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो O+ और इलेक्ट्रॉन माइनस। मानो मैं नाइट्रोजन गैस लेता हूं तो N+ और इलेक्ट्रॉन माइनस। तो हर केस में गैस कोई भी लो, निकलता रहा है इलेक्ट्रॉन ही। तो मुझे एक बात बताना, यदि मैं गैस बदलता हूं तो क्या जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है वो अलग इलेक्ट्रॉन निकलेगी कि इलेक्ट्रॉन सबके लिए सेम ही होता है? सर सेम रहेगा। सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन सबके लिए सेम रहेगा। तो वही बोलने का यहाँ पे ये है कि आप कोई भी गैस यूज करो, ये फर्क नहीं पड़ता है, हर केस में इलेक्ट्रॉन निकलती है और इलेक्ट्रॉन तो एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो सब में सेम रहती है। ओके, तो कैथोड रे किस तरह निकलता है ये आप लोगों को ये ग्राफिक से समझ आ गया होगा। दूसरा प्रॉपर्टी पे देखते हैं, दे कॉज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है चमक। वो एक चमक देता है एक जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे। आप लोगों को दिख रही होगी ये चमक, दिख रहा है कि नहीं? जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे जब हिट कर रहा है तो इसका मतलब कोई पार्टिकल्स आ रहा है, हिट कर रहा है, तब ना चमक आ रही है। ओके, दे आर इन्फ्लेक्टेड, मतलब वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव प्लेट के ओर और डिफ्लेक्टेड मतलब दूर जाता है नेगेटिव प्लेट से। देखो ये वाला जब कर लिया गया था ना, तब पता चल गया कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है,
क्योंकि कोई भी मान लो एक पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट के अदर और कोई चीज अट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा। सिंपल सी बात, पॉजिटिव की ओर तो नेगेटिव वाला ही चीज जाएगा ना। तो क्या बोला गया कि पॉजिटिव प्लेट के ओर ये कैथोड रेज अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव प्लेट से दूर भागते हैं, नेगेटिव प्लेट से रिपेल होती है। एक सिंपल सा ग्राफिक्स को देखना आप लोग, बड़ा अच्छे से देखना इस ग्राफिक। देखो नीचे में लगी हुई है पॉजिटिव प्लेट और ऊपर में लगा हुआ है नेगेटिव प्लेट। ध्यान से देखना, एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, इस ग्राफिक को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कैथोड रे आई, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगा है, कैथोड रे किधर झुक गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गई ना। तो इसका मतलब तो यही पता चला कि नेगेटिव पार्टिकल्स थे तब वो पॉजिटिव प्लेट के ओर गए थे। तो इससे ये प्रूव हो गया कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। बालको, आप लोगों को समझ आ गई नहीं ये चीज? यस सर। नो, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट कहानी पे। कैथोड रे, कैथोड रे जब कोई हार्ड मेटल के चीज पे गिरता है तो एक्सरे मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा, कि यदि आप कैथोड रे को कोई मेटल प्लेट पे डाल देते हो तो आपको एक्सरे मिलता है। एक्सरे आपने सुना होगा कि जो एक्सरे मतलब हड्डियां उड्डियां टूट जाती है तो एक्सरे करने में काम आता है। तो एक्सरे का प्रोडक्शन इसी तरह किया जाता है। कैथोड रेज को किसी मेटल के ऊपर हिट किया जाता है तो कोई हार्ड मेटल पे जब वो हिट करता है तो एक्सरे निकलता है। ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं हार्ड मेटल पे यदि कैथोड रे को हिट करवाया जाए। ओके, जैसे कि टंगस्टन मेटल पे हिट करवाओगे तो आपको एक्सरे मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ कैथोड रेज या बोलो इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको ये जरा दिखा देता हूं, आप इसको समझ लो। देखो, चार्ज और मास का रेशियो कैथोड रे का या बोलो इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन ही होती है, इसको मैं E/m लिख सकता हूं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज वो आती है 1.76 into 10 to the power 11 कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है और मास का यूनिट केजी होता है, कूलम पर केजी। इसको आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज के 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी होगी। बच्चों मुझे एक बात बताना, यदि मैं सुनना मेरी बात को ध्यान से, यदि मैं गैस बदल देता हूं तो क्या चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू बदल जाएगा? नो सर, नहीं बदलेगा, क्योंकि यदि मैं गैस बदलता भी हूं तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। सबके केस में तो इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है। तो इरेस्पेक्टिव मतलब कोई भी आप गैस लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गैस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज टू मास रेशियो हमेशा सेम रहेगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे आगे। ओके बच्चों, ये आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। देखिएगा, कैथोड रे के रास्ते में यदि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो, कैथोड रे के रास्ते में यदि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो तो उसका शैडो प्रोड्यूस होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये कैथोड रे मानो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। अब कैथोड रे यहां से तो पार हो गया, बट ये वाला से पार नहीं हो पाया। तो जहां से पार नहीं हो पाया वहां पे शैडो बन गया और बाकी जगह इधर है। ओके, तो कैथोड रे के रास्ते में यदि कोई भी एक छोटा सा चीज रख दोगे तो उसकी शैडो प्रोड्यूस होती है। ओके, इसका मतलब क्या है कि कैथोड रे इसके थ्रू पास नहीं हो पा रहा है। थोड़ा मोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एकदम पतला सा नहीं, थोड़ा मोटा सा ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसके थ्रू कैथोड रेज पास नहीं हो पाती है, जिसके चलते उसका शैडो बन जाता है। ओके, और एक चीज, कैथोड रेज इधर से आ रहे हैं और उसके रास्ते में यदि एक
पतला सा व्हील रख दोगे, पतला सा व्हील, पतला सा व्हील, ये एक व्हील टाइप का है, एक पतला सा व्हील रखते हैं, तो कैथोड रे क्या करता है, जब आता है और इसको हिट करता है तो ये वाला घूमने लगता है। ओके, तो इससे प्रूव ये हुआ कि कैथोड रेज में पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल रहेंगे, कुछ मैटर रहेगी, तभी ना जाके वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। नहीं तो मान लो एक चक्का है, उसके सामने आप टॉर्च जला के रखो, 1 घंटा 2 घंटा टॉर्च जला के रखो, क्या वो चक्का घूमने लग जाएगा? जो पतला सा चक्का है नहीं घूमने लगेगा, क्योंकि लाइट तो घुमा नहीं सकता है, घुमाने के लिए तो फोर्स चाहिए, और फोर्स आती है कहीं किसी पार्टिकल से। तो इससे प्रूव हुआ था कि कैथोड रे के रास्ते में एक छोटा सा व्हील रख दोगे तो वो व्हील क्या होता है, एकदम पतला सा हल्का सा व्हील रख दोगे तो वो व्हील घूमने लगती है। इसका मतलब क्या, कैथोड रे में पार्टिकल्स हैं, कैथोड रे पार्टिकल से बने हुए हैं, और वही व्हील पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है और उसको घुमा दे रही है। और आज आपको मालूम ही है कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो कोई लाइट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल्स हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि कैथोड रे के पास पार्टिकल नेचर है। तो स्टूडेंट्स, आई सपोज आप लोगों के कैथोड रेज का डिस्कवरी किस तरह हुआ ये समझ आ चुकी होगी, कैथोड रे के प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं आपके साथ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, देखते हैं कि आप कितना समझे। ओके, कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, देखते हैं आप कितना समझे। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम को कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो? सर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? मोमिता ने आंसर दिया क्या? सर अंशिका। अंशिका, वेरी गुड अंशिका। नेक्स्ट, इसका क्या होगा आंसर? सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक कैथोड रे ट्यूब होती है, ओके, इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीस ऑफ मेटल्स। एक ग्लास ट्यूब है, उसमें 2 थिन प्लेट्स ऑफ मेटल रखी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, यस, वेरी गुड। जो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहते हैं उसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कोई दूसरा बच्चा मुझे आंसर देगा, बच्चों आंसर देना है ना। चलिए, Sir, very low pressure and high voltage. B is correct. B is correct, yes, very high pressure and no sorry B नहीं correct, D option D. Option लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, which of the following substance shows the properties of phosphorescent? phosphorescent मतलब कि उस पे कोई पार्टिकल हिट होती है तो चमक आता है, कौन शो करता है? जिंक सल्फाइड। वेरी गुड, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला जरा बता दो। ZnS, जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला होता है ZnS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका आंसर? Which सर of the ऑप्शन सी। Sir option C, both is correct. very बोथ good. ए एंड बी। Which of the following option is correct regarding cathode ray? Cathode ray के regarding में correct है। It does not depends upon the material of electrodes. कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज लो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन ही होती है, नहीं डिपेंड करती है। It does not depends upon the nature of the gas. हाँ, गैस भी कोई लो फर्क नहीं पड़ता है, जो इलेक्ट्रोड से भी मानो कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो इलेक्ट्रॉन ही निकला होगा, गैस पे भी नहीं डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बोथ ए एंड बी होगा। आप कोई भी इलेक्ट्रोड लो, कोई भी गैस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन ही निकलती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Thomson determined the value of E by Sir option D. option D 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg। यही
आया था। और ये याद कर लो, इतना लंबा नहीं याद करना है, आप इतना ही 1.76 into 10 to the power 11 ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग चीजों को थोड़ा और देखते हैं। देखना स्टूडेंट्स, थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया। थॉमसन ने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आज के दिन में हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। बच्चों एक बात सुन लो मेरी बात को ध्यान से, कि थॉमसन ने कभी भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था। इलेक्ट्रॉन नाम बाद में आई। एक्चुअली थॉमसन ने जस्ट उसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोला था, और वही नेगेटिवली पार्टिकल को आज हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ओके, तो कैथोड रेज क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है एटम का। इंटीग्रल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एटम का। आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के ही दम पे सारे रिएक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन जाता है कहीं निकल के, तभी जाके रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसी के दम पे रिएक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो मास होती है और जो चार्ज होती है वो फिक्स्ड होती है। आप कोई भी गैस ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है। हर केस में उसकी मास और उसकी चार्ज जो रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, गॉट इट। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी सोर्स से आए उसके पास आइडेंटिकल मास रहेगा। सिंपल सी बात है, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ, सब चीज का इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालो या आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालो, सब इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा। इलेक्ट्रॉन का मास, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को दिमाग में रखनी है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power -31 kg होती है, दैट इज फिक्स्ड वन। ओके, और इलेक्ट्रॉन पे यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ओके, तो नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए माइनस हम लोग डाल देते हैं। वैसे सिर्फ यदि चार्ज के वैल्यू का बात करो तो इट्स 1.6 into 10 to the power -19। तो बच्चों आई सपोज आप लोगों को इस प्रकार समझ आ गया होगा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। तो स्टूडेंट्स क्लियर है ना इलेक्ट्रॉन का खोज? कोई भी डाउट है तो पूछ लो इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, कि इलेक्ट्रॉन का तो खोज हो गया। अब हम सभी को मालूम है एक बात, कि एटम के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन किस तरह घूमती है इत्यादि, हम लोगों को नहीं मालूम है। मैं पुराना ही बात बोल रहा हूँ कि जस्ट अभी हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई पार्टिकल होती है। बट आज की समझ आपको ये बोलती है कि एटम तो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो एटम के अंदर में कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होनी चाहिए ना, तब जाके इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल करेगा और एटम न्यूट्रल होगी। आप सभी को मालूम है एटम न्यूट्रल होती है। ओके, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगी एटम के अंदर में। तो चलिए देखते हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल जिसको हम आज प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, उसका खोज किस तरह हुआ था। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गौर किया और एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से बहुत मिलता जुलता है। उन्होंने एक एनोड लिया था पॉजिटिव टर्मिनल, उन्होंने एक कैथोड लिया था नेगेटिव टर्मिनल, और उसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करवाया था। ट्यूब के अंदर में गैस ही रखा था और प्रेशर को भी काफी कम रखा था। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जब होता है तो आप सभी को मालूम है कि गैस बने होते हैं एटम से, और गैस के एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलती है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से प्लेट की ओर गई थी? पॉजिटिव प्लेट की ओर गई थी, है ना। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर गई थी।
वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोले थे कैथोड रेज, है ना। वो इलेक्ट्रॉन के जो मोशन हुई थी, उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम लोग कैथोड रेज बोले थे। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि मान लो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? पॉजिटिव आयन बचेगी कि नहीं बचेगी? कौन सर? बनेगी, बचेगी। यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज आयंस जो है वो किधर जाएगी? नेगेटिव की तरफ की ओर जाएगी। उसको बोला गया एनोड रेज। ओके, उसको बोला गया एनोड रेज। ध्यान से देखिएगा, समझ लो ध्यान से। मान लो ऐसे ऐसे गैस के पार्टिकल्स रखे हुए थे, ओके। बहुत हाई पोटेंशियल लगाया गया तो गैस के पार्टिकल्स से, मतलब गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गई। मानो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पॉजिटिव आयन बच जाती है, तो पॉजिटिव आयन किधर अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा। और इसको बोला गया एनोड रेज। एनोड रेज क्यों बोला गया? क्योंकि एनोड के तरफ से आ रहे थे, इसलिए एनोड रेज बोला गया। और इनको इलेक्ट्रॉन के मोशन को कैथोड रेज इसलिए बोला गया क्योंकि वो कैथोड के तरफ से आ रहे हैं, इसलिए उनको कैथोड। तो देखा ये गया कि एक और पार्टिकल है जिसको हम एनोड रेज बोल रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है। तो थोड़ा सा फिर दिमाग लगाया गया इसमें कि ये क्या है एक्चुअली। बट ध्यान से एक चीज को देखना, मान लो हाइड्रोजन गैस भरा और इलेक्ट्रॉन निकला, तो जो पॉजिटिव गैसियस आयन बना उसको हम बोले H+। ऑक्सीजन गैस भरे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाले, एक ही निकाले मानो, तो बना O+ आयन। मानो नाइट्रोजन गैस भरा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पार्टिकल बचा N+। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है हर केस में सेम मिल रहा है कि हर केस में डिफरेंट मिल रहा है? जल्दी बताओ। डिफरेंट मिल रहा है ना, क्योंकि H+ आयन का जो मास होगा, O+ आयन का जो मास होगा, N+ आयन का जो मास होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। भले 1 यूनिट चार्ज सब पे है, चार्ज इज सेम, बट आयन की मास तो डिफरेंट है हर केस में। तो ये जो पॉजिटिव आयन जिससे एनोड रेज बन रहे हैं वो हर केस में डिफरेंट है। तो बोलने का मतलब क्या है? एनोड रेज इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, मुझे बताना जरा। एनोड रेज गैस पे डिपेंड करती है। गैस बदलोगे तो एनोड रेज की प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि हर केस में जो आयन बनेगा वो डिफरेंट हो जाएगा। आयन का मास डिफरेंट होगा तो मास डिफरेंट होगा तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर एनोड रेज। तो एनोड रेज क्या होती है? गैसियस आयंस होते हैं जिसपे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज एनोड रेज, तो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन को एनोड रेज बोलते हैं, और वो हर केस में डिफरेंट होती है। यदि कुछ प्रॉपर्टीज बात किया जाए एनोड रेज का, तो एनोड रेज ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा, एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस होते हैं। आप सभी को ये समझ आ चुकी होगी। ये डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन। यदि आप गैस बदल दोगे, यदि आप गैस बदल दोगे तो एनोड रेज के प्रॉपर्टी भी बदल जाएंगे, क्योंकि हर केस में जो आयन मिल रहा है वो आयन डिफरेंट है। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन हर केस में डिफरेंट रहेगी। गॉट इट? चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स अपॉन द गैस टेकन, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन। ऑब्वियसली देखो, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन लिया था, मतलब ये वाला रेज लिया था, ओके, तो हर केस में इलेक्ट्रॉन निकला था जो बनाया था कैथोड रेज। तो कैथोड रेज तो हर केस में सेम होगा, उसका चार्ज सेम, उसका मास सेम। बट एनोड रेज इनसे बना था, H+O+ N+ से, इनसे एनोड रेज बना था। तो एनोड रेज जिससे बना था बच्चों, वो तो पार्टिकल्स हर केस में डिफरेंट है।
जब पार्टिकल्स हर केस में डिफरेंट हैं तो उनके चार्ज टू मास रेशियो भी डिफरेंट होगी। भले चार्ज 1 यूनिट है बट मास तो सबके डिफरेंट होगी, ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन जो हमें मिला था वो हमें हाइड्रोजन से मिला था। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन जो मिला था वो हमें हाइड्रोजन से मिला था, जिसको बाद में प्रोटॉन बोला गया। ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात को। हाइड्रोजन 1H1 होती है, इसका मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0 न्यूट्रॉन। ओके, गॉट इट। हाइड्रोजन के अंदर में तो यही चीज होती है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया तो क्या बचा? एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन जो होती है इट्स इक्वल टू प्रोटॉन ओनली। ओके, तो एक्सपेरिमेंट में जब हाइड्रोजन गैस को भर के एक्सपेरिमेंट की गई थी तो सबसे हल्का और सबसे छोटा पॉजिटिव आयन मिला था जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और इस प्रकार प्रोटॉन का खोज हुआ था। तो H+ बेटा आपको कहीं लिखा हुआ मिले ना तो इसका मतलब वो तो प्रोटॉन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा? सॉरी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा सिर्फ प्रोटॉन। तो दिस वन इज प्रोटॉन, और इस प्रकार प्रोटॉन का खोज हुआ। ओके, गॉट इट। देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं। प्रोटॉन के कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। जो प्रोटॉन होती है उसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है। प्रोटॉन के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। प्रोटॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ओके, प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग एक हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम के अंदर में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन होती है, और इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आप प्रोटॉन के मास को हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर मान सकते हो, एंड इट इज 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ओके, और ये जो प्रोटॉन होते हैं वो एटम के एकदम सेंट्रल वाले पार्ट में रहते हैं। ये जो प्रोटॉन होते हैं वो एटम के एकदम सेंट्रल वाले पार्ट में होते हैं। अंडरस्टूड? चलो, तो ये दो पार्टिकल का खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, प्रोटॉन का खोज हो गया। और आप लोग इसके प्रोटॉन के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट दिमाग में रख लेना कि प्रोटॉन मतलब बनी थी किससे? जब हाइड्रोजन गैस भर के हम लोगों ने काम किया था। ओके, और एनोड रेज जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज आप लोग अच्छे से देख लेना कि वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस टेकन। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वहां पे न्यूट्रॉन का खोज हुआ था, और 1932 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेरिलियम के सीट पे अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया था। तो सबसे पहले ये समझ लो कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा। देखो, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम आप देखते हो ना, He24, हीलियम का ये एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, उससे यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बनता है He2+, इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। दिस इज ओनली अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, हीलियम के एटम से यदि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो। ओके, और ये अल्फा पार्टिकल काफी हाई स्पीड से मूव करते हैं, काफी हाई स्पीड से मूव करते हैं। तो क्या किया गया, एक बेरिलियम का सीट लिया गया, बेरिलियम के सीट पे हाई स्पीड से मूव करने वाले अल्फा पार्टिकल He2+, हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो अल्फा पार्टिकल, उसको हिट करवाया गया। तो कुछ ऐसी रिएक्शन हुई, देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट। बेरिलियम के सीट पे जब अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया गया तो एक पार्टिकल मिला न्यूट्रॉन, जो पार्टिकल मिला न्यूट्रॉन। ओके, और साथ में एक्चुअली बेरिलियम में चेंजेस आ गई थी और वो न्यूक्लियर रिएक्शन के तहत बन गई कार्बन।
तो न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में आप लोगों को अभी नहीं जाना है, बस आप जान लो कि एक ये रिएक्शन है कि बेरिलियम शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया गया तो ये न्यूक्लियस ही बदल गई और बना कार्बन और साथ में न्यूट्रॉन रिलीज हुई थी। ओके, गॉट इट। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है अभी दिमाग नहीं लगाना है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। ओके, बट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रॉन का खोज हुआ था, तो बेरिलियम के शीट पे अल्फा पार्टिकल हिट की गई थी, तब जाके न्यूट्रॉन हमें मिले। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होती है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो ना तो पॉजिटिव फील्ड ना तो नेगेटिव फील्ड के ओर अट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा बात है कि ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज, वो न्यूट्रल होती है। तो न्यूट्रॉन जो होती है उस पर कोई चार्ज नहीं होती है, इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल, और वो हल्का सा भारी होता है प्रोटॉन से, और वो हल्का सा भारी होता है प्रोटॉन से। यदि मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें इलेक्ट्रॉन के टर्म में तो इट्स 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए तो ये 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलने का मतलब है कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को यदि इलेक्ट्रॉन के टर्म में कंपेयर करो तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है। ओके, हल्का सा भारी होता है, बहुत ज्यादा नहीं। वैसे कैलकुलेशन में आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को इक्वल मान के चलोगे। जब भी कोई केमिकल कैलकुलेशन करोगे तो वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को इक्वल मान के चलोगे। ये जो पार्टिकल्स थे न्यूट्रॉन, वो डिफ्लेक्ट नहीं होती थी किसी भी इलेक्ट्रिक या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। इससे ये प्रूव हुआ कि वो न्यूट्रल होती है, और उसकी जो मास थी इट इज 1.676 into 10 to the power -24 ग्राम। ओके, तो इस तरह 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खोज हो गया। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के खोज इस प्रकार हुए। ओके, अब हम लोग एक्चुअली डिटेल्स में तो हम लोग देखेंगे कि जो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खोज हुआ वो एटम के अंदर में किस तरह अरेंज्ड है। तो आप लोग एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा सबके प्रॉपर्टीज। देखो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रॉन का साइन है। ओके, P+E-0 ये दिमाग में रखिएगा। ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हल्का सा हल्का ही होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हल्का सा भारी होता है। ठीक है, तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हुआ। चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं साथ में। चलिए इसका आंसर दीजिएगा फटाक से। व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरीड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे। कैथोड रे में थोड़ा सा चेंजेस किए थे, सो उससे एक डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हुआ था। उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एनोड रे या कैनाल रेज भी बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस वन? प्रोटॉन। यस, सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन जो हमें मिला था हाइड्रोजन से मिला था, जिसे हम लोग प्रोटॉन बोले थे। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैव नो न्यूट्रॉन। कौन से एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होती है? प्रोटियम। ऑब्वियसली, वेरी गुड। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इन द ऑर्डर। न्यूट्रॉन का मास किस ऑर्डर का होता है? न्यूट्रॉन का मास 10 to the power -24। नो, इट्स 10 to the power -27 kg के रेंज में होता है। अभी हम लोगों ने देखा बेटा। तो ओके, देखो मैं दिखा देता हूँ। सॉरी, देखो ये 10 to the power -24 ग्राम है, ठीक है ना। अब ग्राम को केजी करोगे तो इंटू 10 to the power -3 करोगे। ओके, तो इट विल बी 10 to the power -27 kg। गॉट इट? चलिए, ये वाला एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का बताइए। चार्ज टू मास रेशियो के बारे में पूछा गया है। ओके, चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछा गया है आपको अरेंज करने के लिए। तो देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम मान सकते हैं 1 यूनिट चार्ज, ठीक है ना, 1 यूनिट चार्ज, और डिवाइड करते हैं उसको मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन पे भी हम 1 यूनिट चार्ज रखते हैं और मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है और न्यूट्रॉन के मास को हम लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर मान सकते हैं, तो 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल्स जो होती है He2+24, ओके, जिसमें 4 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 4 है, तो मैं मान सकता हूं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर होता है, तो मैं मान सकता हूं 4p, ओके, मास मतलब 4 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ध्यान से देखिएगा, एक प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 सब मिला के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो हम मान सकते हैं 4 प्रोटॉन ही है। चलो, अब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2 यूनिट चार्ज होता है, तो 2, ओके, तो ये 2 और ये कट जाएगा 2। अब देखो ध्यान से एक चीज को, आप यदि किसी भी चीज को, मानो आप 10 को 10 से डिवाइड करते हो और 10 को 1 से डिवाइड करते हो, तो किस केस में बड़ा वैल्यू आएगा? यदि आप छोटा चीज से डिवाइड करते हो, छोटा चीज से डिवाइड करते हो तो बड़ा वैल्यू आता है और बड़ा चीज से डिवाइड करने पे छोटा वैल्यू आता है। तो ध्यान से आप देखना कि हम लोग किस केस में सबसे बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूट्रॉन, देखो 0 डिवाइडेड बाय कुछ किए हैं तो ये तो सब खत्म ही हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन सबसे E/m कम होगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो न्यूट्रॉन इज E/m का वैल्यू 0 हो गया। फिर उसके बाद देखो 1 को डिवाइड किया गया एक बड़े वैल्यू से, 2 इंटू 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बड़ा वैल्यू से डिवाइड किए हैं तो वैल्यू छोटे आएगा, तो न्यूट्रॉन के बाद नेक्स्ट E/m होगा अल्फा पार्टिकल का, ओके। फिर आप देखो डिवाइड किए हैं 1836 टाइम से, तो फिर प्रोटॉन, फिर सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 1 को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया गया है, तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा। तो आप दिमाग में एक चीज रखिएगा, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, E/m रेशियो में सबसे कम E/m रेशियो न्यूट्रॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का, फिर प्रोटॉन का और फिर इलेक्ट्रॉन का होती है, ओके। Got it students? So this was an important question, जिसको आप थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना, ओके, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 यूनिट चार्ज मान लिया, मान सकते हैं 1 यूनिट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज तो सेम होती है, मैं साइन नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ चार्ज का वैल्यू ले रहा हूँ 1 यूनिट चार्ज, ये भी 1 यूनिट चार्ज, ओके, गॉट इट। तो ये वाला आंसर आएगा आपका। तो बच्चों आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो चीजों को और डिटेल्स में देखेंगे, और फिलहाल आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में जब आओगे आप चीजों को पढ़ के आना, क्योंकि यदि पढ़ के नहीं आओगे तो चीजें फिर समझ नहीं आएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।